नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन, हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है नालसा की एक स्कीम, लीगल सर्विसेज टू द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्कीम 2015। नाज़रीन, हम जानेंगे कि क्या इस स्कीम के तहत कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं हमारे लेबरर्स को, और ये लेबरर्स हैं कौन और इनके क्या क्या राइट्स हैं, और हम बात करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं लेबरर्स को जब वो अपना काम कर रहे हैं किसी सोसाइटी में, और अगर उनके साथ कोई वाकया पेश आता है या कहीं किसी परेशानी से वो दो चार होते हैं तो कैसे उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, कवानीन बनाए गए हैं। तो इन सारे मौज़ूआत पे हम आज बात करने के लिए जो आज हमारे मेहमान जज साहब हैं, जिनको हमने दावत दी अपने स्टूडियो में, वो हैं मीर वजाहत साहब, जो कि सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग में तैनात हैं। जज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। गजाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि आज हम एक स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं 2015 की, जो हमारे लेबरर जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनसे रिलेटेड है। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये लेबरर्स, एक लेबर होता कौन है? मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि हम अगर अपनी मईशत और हमारी इकॉनमी हिंदुस्तान की देखें, इसमें बेशतर जो लेबरर्स हैं वो उनका जो 93 से 94% वो लेबरर्स की शरह है, और उनमें से भी अगर हम देखें कि मुनज़्ज़म जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो 7 से 8% ही है। बाकी 92% जो हमारे मज़दूर कारगरां हैं वो इसी गैर मुनज़्ज़म तर्ज में काम करते हैं जी। अगर हम इनमें जो इम्तियाज़ करने वाली बात जो है, जो गैर मुनज़्ज़म और मुनज़्ज़म या ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के दरमियान जो इम्तियाज़ करने वाली बात ये है कि जितने भी लेबर कवानीन हैं, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कारगिरान हैं, उनके लिए वो एप्लीकेबल है, जिसमें उनके सर्विस कंडीशंस, उनके वर्किंग कंडीशंस, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी मैटरनिटी रिलीफ, बाकी चीज़ें भी कवर करती हैं, जो सोशल सिक्योरिटीज़ भी आती है। अलबत्ता जो बेशतर इसका हिस्सा है, जो 92 से 94% तक है, उनके लिए इन लेबर लॉज का जो इनके लिए जो इस्तिफादे हैं वो उनको हासिल नहीं होते हैं। लिहाजा यही वजह है कि नालसा ने ये स्कीम तश्कील दी थी, जो इब्तिदा में 2010 में दी थी और जिसको बाद में रिवाइज करके 2015 में दी है। और इस स्कीम का मकसद यही है कि हम कुछ और नया नहीं कर रहे हैं, हम बस रसाई को आसान बना रहे हैं, जहां हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज लीगल सर्विसेज को करें, जहां हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वर्कर्स हैं उनको लीगल सर्विसेज दे, और जो ब्रिज है, वो जो खला है उसको दूर करे, जो लेजिस्लेशन है, कानून साजिया, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और जो बंदे हैं और जो डिफरेंट ये एजेंसीज है या गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स है, उनके दरमियान एक अच्छी कोऑर्डिनेशन करके जो इन स्कीम्स का इस्तिफादा उन तक पहुंचाए। जी सर, हम जानेंगे कि क्या कुछ हकूक दिए गए हैं, यानी क्या राइट्स दिए गए हैं लेबरर्स को। अगर हम देखें कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं, उसके तई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हर मुल्क का सबसे बड़ा कानून होता है और हमारे मुल्क का भी है। इसमें दो खास चैप्टर्स हैं, नुमाया चैप्टर्स हैं, जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं लेबरर्स को। एक है पार्ट 3 जिसको हम फंडामेंटल राइट्स की शक्ल में देखते हैं, और दूसरा है पार्ट 4 जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं, हम अदालतों में उन पर कार्रवाई कर सकते हैं और दाद रसीद हासिल कर सकते हैं। अगर हम उनमें देखें तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 आता है, विच टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वलिटी, मसावत की बात करता है। जब हम लेबर राइट्स की तनाजुर में हम देखते हैं, इक्वलिटी का मतलब है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मसावत वाली जो उजरत है वो दोनों को मिलनी चाहिए।
पहले बच्चों और औरतों को कम उजरत मिलती थी, लिहाजा वो एक हक है जो आर्टिकल 14 में फ्लो करता है। हालांकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, अलबत्ता जब हम इक्वलिटी की बात फंडामेंटल राइट्स में देखें, वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। इसी तरह से आर्टिकल 19(1)(c जो हमें इख्तियार देता है कि हम अपनी ट्रेड यूनियंस बनाएं, लेबर यूनियंस बनाएं, उसका मकसद ये है कि हम आपस में जब यूनियन बनती है उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो या सरकार हो, वो आपस में एक बार्गेन करते हैं ताकि किसी का इस्तेसाल ना हो। चूंकि लेबर वल्नरेबल होता है, एक एम्प्लॉयर के डिस्क्रिशन पे होता है, वो अपनी मांगे उस कलेक्टिव बार्गेन से रखता है जो एक आईनी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, जो फिर अपने एम्प्लॉयर के साथ अपने हुकूक के साथ लड़े और बात करें। फिर उसके बाद हमारे आईन में आर्टिकल 23 है जो बात करता है कि कोई भी बेगार या फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, और ये एक जुर्म भी रखा गया है। और 24 बात करता है कि बच्चों को लेबर में 14 साल से कम से जो बच्चे हैं उनको हैजार्डस वर्क प्लेस में काम न किया जाए। फिर उसके बाद इसके तई लेजिस्लेशंस भी बनी है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिशन ऑफ लेबर एक्ट 1986, तो वो वजह में बिल्कुल 14 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करता है कोई एम्प्लॉयमेंट में। फिर उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जब हम आते हैं, आर्टिकल 39A जो ये बात कहता है कि ये हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रोजगार के मौके मुहैया करे, ये हर सरकार की जिम्मेदारी है। और आर्टिकल 39D में ये कहा गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जिसके बारे में हमने बात की। और इसके बाद 41, 42 और 43 में यही बातें कहते हैं कि हमें मैटरनिटी बेनिफिट्स, जो ओल्ड एज वाले मामले हैं, उनके लिए कोशिश करनी है अपने मुल्क की अपनी इक्तिसादी सलाहियत के मुताबिक से। और इसमें से इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 43 जो बात करता है बेसिक मिनिमम वेज की। बेसिक मिनिमम वेज का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करूं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेरे लिए जो इंसान की तरह रहने के लिए जो चीज़ें मौके होने चाहिए वो भी मिलने चाहिए, जिसमें सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है और रोज़गार ही नहीं है, बल्कि कल्चरल राइट्स है, एजुकेशनल राइट्स है, बाकी जितने हुकूक है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी आती है, इंश्योरेंस आते हैं। और इसी के तहीं बड़े सारे कवानीन बने हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो बने ही हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी बने हैं। अलबत्ता इनको रोब अमल नहीं लाया जा रहा है, जिसमें सरकार ने एक बड़ी कोशिश करके एक लेजिस्लेशन का जामा पहना के एक बड़ा कानून बनाया है जिसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, जो 16 मई 2009 से नाफिज हुआ और रोब अमल लाया गया। अलबत्ता वो भी कहीं हद तक कोई नुमाया फ़र्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में नहीं ले पाया। इसमें बड़ी सारी वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि इस एक्ट के तहत नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का क़याम था और हर मुल्क हर स्टेट में स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड का क़याम करना था, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ 11 रियासतों में अभी तक हुआ है। और इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट, हर पंचायत लेवल में एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर कमिटीज़ और उनके साथ वेलफेयर सेंटर्स का क़याम था, जो आज तक नहीं हुआ है, जिस वजह से जो कन्वर्जेंस है जो वेलफेयर स्कीम्स की, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की नहीं हो रही है, चूंकि ये यूं सूचित है क्यों तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बे प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर बनोमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद कह 5G क्या तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी है। तुमने हमारे घर को अनमोल बना दिया है। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो।
जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो नाखानदा है, अनपढ़ है, गैर वाकिफ है, लिहाजा उन तक वो उनके इस्तेफादे नहीं पहुंचते हैं। सर, क्या जरूरत पड़ी इन लेबरर्स के लिए लॉज बनाने की? ज़रूरत इसलिए है कि हम जब अपनी मईशत को, अपनी इकॉनमी को देखते हैं, वो तो 93 से 94% जो वर्क फोर्स हमारा हिंदुस्तान का है वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर ही है, और बाकी जो 6 से 7% है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है, और जिनकी शराकत हमारी जीडीपी में तकरीबन 50 से 52% है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी लेबर इकॉनमी है, इनके लिए कवानीन बनाना बहुत ज़रूरी है, इनका बहबूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा मुल्क तभी तरक्की कर पाएगा जब हमारी बेशतर आबादी को हम बेहतर बनाएंगे, उनके बेहतर ज़िंदगी के मामले रखेंगे। लिहाजा ये एक नज़रिया है। दूसरा ये है कि हम इंटरनेशनल कवानीन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स, उनको हमने अपने आइन में जगह दी है, उनको रोब अमल ला रहे हैं। जहां पे हम मजदूरों की बात करते हैं, उनके हुकूक की बात कर रहे हैं। सर, इस चीज़ को और ज़्यादा वजाहत के साथ समझने के लिए हम जानेंगे सर, क्या किस्में दी गई हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स की? लेबर की यही 2 खास किस्में हैं जिनको हम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मुनज़्ज़म कारगरान और गैर मुनज़्ज़म कारगरान। इनमें नुमाया इम्तियाज हम इस बात से कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड हैं उनके लिए लेबर वेलफेयर कवानीन है, वो उनके लिए जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, मैटरनिटी रिलीफ्स है, जब उनको एक्सीडेंट होता है वो रिलीफ है, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स है, शादी पे, मरने पे बच्चों की तालीम के इंतजामात रखे गए हैं, और ओल्ड एज वाली स्कीम्स हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड है इन पर कोई भी इन जो वेलफेयर लेजिस्लेशंस है, लेबर लेजिस्लेशंस है, उनको इस्तेफादा नहीं मिलता है। ये एक खास नुमाया तमीज़ है जो एक अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड लेबर कारगरान के दरमियान है। तो लिहाजा ये स्कीम भी हमारी है अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ, जो गैर मुनज़्ज़म है, जो बिल्कुल मुस्तस्ना है इन वेलफेयर प्रोविजन से, जहां पर वेलफेयर के जो जितने भी मामले हैं उनका फुकदान है। जी सर, क्या कुछ और स्कीम्स हैं जो इनकी बहबूद के लिए और इनकी बेहतरी के लिए बनाई गई हैं? मैं आपको कहूं कि बड़ी सारी स्कीम्स बनाई गई है सरकार ने, जिनमें से कुछ ऑर्गेनाइज्ड, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले लेबर्स को टच किया है, जैसे सिनेमाटोग्राफर्स है, बीडी वर्कर्स है, बहुत सारे हैं। अलबत्ता मैंने आपको अवलन ही ये अर्ज किया कि हमारी 92% शरह अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स है, और इसमें बड़े सारे आप घरेलू कामकाज से लेकर, रिक्शा पुलर से लेकर, आप किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी अगर ठेकेदारों के थ्रू काम कर रहे हो आप, तब भी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हो। हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो भी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में है। वो सब इसमें मजमुआ जितना भी पॉपुलेशन है, बेशतर पॉपुलेशन इसमें आती है। लिहाजा उनके लिए हमें कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है, जिसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है
जो लेजिस्लेटिव वो 2008 की वो सोशल सिक्योरिटी वाला एक्ट, और उसके बाद 2021 26 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ई शर्म ऑनलाइन पोर्टल खोला, जिसमें तकरीबन 20 दिन में 10 करोड़ लोगों ने खुद को, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स ने खुद को रजिस्टर किया, जिनके लिए इब्तिदा में रजिस्ट्रेशन के बाद 2 लाख रुपए का सोशल सिक्योरिटी बीमा रखा गया जी। तो लिहाजा वो एक इब्तिदाई एक पहलू है जो 26 अगस्त 2021 से लिया गया, जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की गई और उसकी पोर्टेबिलिटी भी रखी गई। उससे पहले हम ये कहते थे कि सोशल सिक्योरिटी जो इतनी भी स्कीम्स है पोर्टेबिलिटी नहीं है, अगर एक कहीं पे खुद को रजिस्टर कर रहा है और कहीं पे दोबारा काम करने के लिए जा रहा है तो उसको दोबारा रजिस्टर करना पड़ता है। अब जब से ई शर्म वाला पोर्टल आया है तब से वो चीजें एड्रेस हो गई है, और बेशतर जो हमारी आइडेंटिफिकेशन वाला रोल है और रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स है, वो भी बहुत हद तक, उसमें भी बहुत हद तक हमारी पेशरफ्त हुई है, जिन्होंने ऑनलाइन खुद को रजिस्टर किया है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ई शर्म में तकरीबन 50% जो 10 लाख में से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया, उसमें से 52% औरतें थी जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया, और 47% के करीब मर्द थे। और मैं आपको ये कहूं कि ट्रांसजेंडर्स का भी एक शरह है जिन्होंने भी खुद को भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में खुद को रजिस्टर किया है। जी सर, हम जानेंगे कि क्या जरूरत पड़ी पहले सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, क्या जरूरत पड़ी, और उसके बाद जानेंगे कि उसमें क्या कुछ खामियां रहीं कि फिर एक फुल फ्लेज 2015 की जो नालसा की जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ी। मैं आपको ये कहूं कि अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 को देखें, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लेजिस्लेटिव माइलस्टोन है। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सोचित हेकिu तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छियु बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छु? एयरटेल 5G प्लस। अद काह 5G क्या है? तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी है। तुमने हमारे घर को अनमोल बना दिया है। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नेशनल सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड, देन स्टेट में स्टेट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सिक्योरिटी बोर्ड, देन वेलफेयर सेंटर्स और जितने भी है रिड्रेसल सेंटर्स एट तालुका लेवल, उनकी बात हुई है। अलबत्ता उसमें एक खामी रही कि उसमें
कहीं कोई उसको रोब अमल लाने की कोई तरकीब नहीं बनाई गई थी। और दूसरी चीज़ उसमें ये थी कि बड़े सारे रियासतों में अभी वो बोर्ड वो बनाए नहीं गए हैं, तो लिहाजा उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नालसा ने ये तजवीज़ दी कि हम ऐसे लोगों को लीगल सर्विसेज देंगे, जैसा कि स्कीम का नाम ही है लीगल सर्विसेज टू वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो हम इस स्कीम में कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस दो चीजें कर रहे हैं। लीगल सर्विस हम लीगल सर्विस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, जहां पर एक हायरार्की है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका लेवल तक है, उनको कारबंद किया गया है, जिसमें हमारे पीएलवी भी आते हैं, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि एक स्पेशल सेल का इनकाद करे, जहाँ पे काउंसलर्स हो, जहाँ पे एक स्पेशल एडवोकेट हो जो लेबर लॉ से आशना हो, और जहाँ पे हम यादाश्त दिलाए उन महकमा जात को जो लेबर से मुंसलिक है कि ये स्कीम है, ये वेलफेयर कवानीन है, सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम है, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक पहुंचाया जाए, या हम आगाही करें अनऑर्गेनाइज लेबर्स को कि आप ये इस स्कीम का इस्तेफादा ले लें, उनको आगाह करें कि आपके क्या हुकूक है, आपकी सोशल सिक्योरिटी में ये जो जन बीमा योजना, 3 सरकारों की योजनाएं हैं जो इस वक्त चल रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, जिसमें इनको इंश्योरेंस मिलता है, और उसके बाद आम आदमी बीमा योजना। हालांकि इसमें पेशरफ्त बहुत कम है, अलबत्ता हम जब कारबंद हो जाएंगे, लोगों को आशना करेंगे, एम्प्लॉयर्स को आशना करेंगे, जो महकमा जात हैं उनको आगाह करेंगे, और सब चीज़ों की जब कन्वर्जेंस होगी और जब ज़रूरत पड़ेगी कि हम कानूनी इमदाद भी करेंगे इंस्टीट्यूशनलाइज, तो तब हम इनका इस्तेफादा ले सकते हैं। मैं आपको ये बात भी कहूँ कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को ये इख्तियार है, वो बज़रिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अदालत आलिया में, हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, ताकि सरकार पे ये हुक्म सादिर हो कि वो जो स्टेट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड्स हैं उनका क़याम करे। इसी तरह से हर तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो वेलफेयर कमेटीज़ है, मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, उनका भी क़याम करे, और जितने भी इसके जो सोशल सिक्योरिटी 2000 एक्ट के जो पहलू है उनको रोब अमल लाए। लिहाजा ये जो स्कीम है, नालसा की स्कीम है, इसमें हमें we have to bridge the gap between the legislation, the implementation by our effective coordination with departments जो मुंसलिक है लेबर वेलफेयर के लिए। We have to give institutionalized legal access and legal services to the unorganized services। हमें अवेयरनेस करनी है एम्प्लॉयर्स की भी, एम्प्लॉयज़ की भी, सब की। मेरा ये मानना है कि सरकार शुड बी अ मॉडल एम्प्लॉय। जब सरकार किसी को एम्प्लॉय करता है, इट शुड बी अ मॉडल एम्प्लॉय, इट शुड प्रोवाइड ईच एंड एवरी ह्यूमन फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉयज। तो लिहाजा नमूना हम सरकार से शुरू करेंगे, फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेज से करेंगे, फिर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनसे करेंगे। और मैं आपको ये एक बात भी कहूँ कि अगर किसी कारखाने में भी लोग काम करते हैं और उनकी तादाद 10 से कम है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शुमार किया जाता है। घरेलू कामकाज करने वाले लोग भी इसमें शुमार किए जाते हैं, और हर कोई फर्द अगर वो खुद कोई रोजगार कमाता है और जहां अपने पे साथ 2-4 और बंदों को मिला लेता है, ऑटो ड्राइवर भी एक अनऑर्गेनाइज वर्कर में आता है। हमारे सरकारी जो डेली वेजर्स है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में आते हैं, जिनके लिए सारे स्कीम्स है, जिनके लिए ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का इस्तेफादा उन तक पहुंचाने की जरूरत है। जी सर, क्या कुछ डिस्टिंक्शंस हैं, यानी कैसे इनको डिस्टिंग्विश किया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को? जो 2008 वाला एक्ट है उसने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को डिफाइन किया है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिफाइन किया है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वो हर कोई फर्द है जिसने 14 साल की उम्र से ज़्यादा हो, और जो 59 से कम उम्र का हो, और जो किसी भी जो हालांकि एक्ट में शेड्यूल 1 जो वेलफेयर कानून जो उसको अप्लाई न होते हों। लिहाजा हम अगर मजमूई तौर कहें, हम अनऑर्गेनाइज्ड लेबर उस फर्द को कह सकते हैं जो अपना कोई काम करता हो, घरेलू काम करता हो, या रिक्शा पुलर हो, या ऑटो ड्राइवर हो, या डेली रेटेड वर्कर हो,
या कोई खुद काम करने वाला हो, जिसको जो भी वेलफेयर वाले लेबर कवानीन है जो उनको इस्तेफादा नहीं ले पा रहा है, वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है। तो ये एक खास इम्तियाज और डिस्टिंक्शन है, और इन्हीं के लिए ये सारी स्कीम्स है, क्योंकि ये हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारा लेबर वर्क फोर्स में है, उसका 93 से 94% इनका हिस्सा है और जो हमारी जीडीपी का 50 से 52% उनकी शरह है। सर, अगर किसी भी लेबरर ने इस बारे में, स्कीम के बारे में या कोई और स्कीम जो उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बहबूद के लिए बनाई गई है, इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तो वैसी सूरत में उन्होंने ये कहाँ से हासिल करनी है? हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील और पंचायत लेवल पे इनमें जो फैसिलिटेशन सेंटर्स का क़याम ज़रूरी है, जहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स को रजिस्टर किया जाए, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में उनको बताया दिया जाए, जहाँ पर जो डेटाबेस कलेक्ट करने की बात है, इस एक्ट के तहत जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पंचायतों को ये जिम्मेदारी की गई है वो इसमें डाटा कलेक्ट करे और फिर आइडेंटिफिकेशन करे, और जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ बल्दियात, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी दी गई है। और फिर जो ये फैसिलिटेशन सेंटर्स का क़याम हमें पंचायत लेवल पे भी करना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करना है, तो वहाँ से उनको पता चल सकता है कि हम खुद को रजिस्टर कैसे करें। जो ई पोर्टल वाला, ई शर्म वाला ई पोर्टल है, वो CSC जो हर डिस्ट्रिक्ट में है, वो उनसे भी खुद या तो खुद रजिस्टर कर सकते हैं या CSC से भी खदमात हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो क़याम है स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सिक्योरिटी बोर्ड्स का है, उनका भी काम यही है कि वो वक्तन फ़वक्तन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सरकार को सिफारिशात दे, फिर उसके बाद इनके जो रजिस्ट्रेशन को मॉनिटर करे, इसकी निगरानी करे, फिर उसके बाद अगर ये जो कार्ड्स होते हैं इनको आई कार्ड इशू करना पड़ता है, वो इशू किए गए हैं नहीं किए गए हैं, और उसके बाद वो और भी जो मामले हैं इससे मुंसलिक उनके बारे में उनका काम है। अगर हम इस स्टेट बोर्ड की बात करें, इसमें तकरीबन 26 मेंबरान होते हैं, जिसमें स्टेट का लेबर मिनिस्टर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड का प्रेसिडेंट होता है, और 7 अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स के नुमाइंदे होते हैं, और 7 होते हैं एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे, 5 इमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो सोशल मिलियो से जो समाज से होते हैं, जो समाजी कारकुन होते हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर के 2 बंदे। इसी तरह से 26 का ये मजमू है जो मेंबरान है स्टेट बोर्ड के। इसी तरह से जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें 36 मेंबरान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर, फिर सेंट्रल जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स का जो डायरेक्टर है वो हो सकता है एक्स ऑफिशियो, देन 7 मेंबर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड, 7 एम्प्लॉयर्स, फिर इसी तरह से 2 मेंबर्स ऑफ लोक सभा, 1 मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसी तरह से 7 पीपल फ्रॉम सोशल मिलियो जो इमिनेंट सोशल वर्कर्स हैं, और जो 7 एक्सपर्ट्स इन लेबर लॉज, ये इनका क़याम भी ज़रूरी है। लिहाजा जब तक सेंट्रल बोर्ड का क़याम ना हो, स्टेट बोर्ड का क़याम ना हो, हर डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पे फैसिलिटेशन सेंटर्स ना हो, और जब तक लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ इसमें कारबंद होकर कन्वर्जेंस ना करे, हैंड होल्डिंग ना करे, कोऑर्डिनेशन ना करे, तब तक हमें लगता है कि हमें इस जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की जंग है, इसके बारे में हमें कोशिशें जारी रखनी है। हमें इनके लिए हकूक़ के लिए ऐसे ही लड़ते रहना। जी, जैसा आपका एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए हो इस मौजू के हवाले से। इस मौजू के हवाले से मैं आपके ज़रिए नाजरीन को ये कहूँगा कि हम एक डेमोक्रेसी के हिस्से हैं जो वेलफेयर स्टेट है, जहाँ डेमोक्रेसी में लोग अपने हर फ़र्द के बारे में सोचती है, चूँकि हमारा वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, हमारी इकॉनमी जो है जिसका GDP लगभग 50% लेबर फोर्स पे ही डिपेंडेंट है, तो लिहाजा हमारे मुल्क में भी जो कानून है, आईन है, उनके लिए बड़े सारे इक़दामात हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की सूरत में हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की सूरत में हो। और सरकार ने एक बहुत बड़ी माइलस्टोन ली है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए, वो है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर 2008 एक्ट, जिसको रोबेबल लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए नालसा ने भी लीगल सर्विस टू
अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए जो तश्कील दी है, सिर्फ इन्हीं उसूलों को, इन्हीं आईनी ज़मानतों को रोब अमल लाने की ज़रूरत है। बड़ी पेश रफ्ते हैं। ई शर्म ने बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट दिखाई है, जिससे एक बेसिक मिनिमम सोशल सिक्योरिटी इन अनऑर्गेनाइज लेबर्स को मिली है। अलबत्ता हमें और कुछ हासिल करने की ज़रूरत है। वो तभी मुमकिन है जब हम लोग जो जानने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो लेबर फोर्स को ये बताने वाले हैं, हम सब एम्बेसडर्स बन के हम लेबर फोर्स को एक पोटेंसी दें, उनको बताएं आपके हुकूक है, आप जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर करें और जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं उनसे इस्तेफादा हासिल करें। और जो एम्प्लॉयर्स और सरकारी जो जितने भी महकमा जात है उनको भी मुतहरक होने की ज़रूरत है। हमें एक जिसको हम कहते हैं टास्क फोर्स को क़याम करने की ज़रूरत है, जहां हम लेबर को मुस्तकम बनाए, पायदार बनाए, जहां पे उनके न सिर्फ रोज़गार के मामले हो बल्कि उनकी वेलफेयर और उनको सोशल सिक्योरिटी, उनकी एजुकेशन, उनके बच्चों की तालीम, हाउसिंग, सब चीज़ के मामलात की भी बात हो। यही पैगाम है, ये कोशिश है। हम ये चीज़ें एक दिन में हासिल नहीं कर सकते हैं। हम अगर छोटे छोटे कदम लें, हम अपने मुल्क को इस तर्ज से बहुत आगे ले जा सकते हैं और कामयाब बना सकते हैं। जी, जैसा आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसे कि जय साहब ने बताया कि कैसे आपने अपने हकूक़ के लिए खुद आगे आना है, लड़ना है, और पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि आपको पूरा पता हो कि इस स्कीम के तहत आपको क्या क्या फ़ायदे दिए गए हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी कोशिश है आप तक कुछ स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने की, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे कुछ और नए मौज़ूआत के साथ आएँ जिससे आप पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। नाजरीन, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।